हेलो एस्पिरेंट्स। मई मंथ के करंट अफेयर के एमसीक्यू को कंटिन्यू करते हुए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ग्रेट निकोबार आइलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडियन टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पार्ट है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। इट सेपरेटेड फ्रॉम सुमात्रा बाय 10 डिग्री चैनल। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट निकोबार आइलैंड सुमात्रा चैनल से 10 डिग्री चैनल से नहीं बल्कि 6 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। 10 डिग्री चैनल से किससे सेपरेट होता है? अंडमान अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड से 10 डिग्री चैनल से ये सेपरेट होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। द इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, द आइलैंड लाइज क्लोजर टू साउथ ईस्ट एशिया देन द इंडियन मेनलैंड। मतलब कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये एशियन साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादा क्लोजर है मेनलैंड इंडिया से। तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? 1, 3 एंड 4। तो इस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पिक्चर में, कि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या है? ये अंडमान निकोबार अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड से। एंड साउथ में क्या है? ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो इसमें क्या है? साउथ में हमारा ये इधर ग्रेट निकोबार आइलैंड लोकेटेड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड वाले पिक्चर में कि ये इधर हमारा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है एंड इधर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। एंड ये दोनों किससे सेपरेटेड है? 10 डिग्री चैनल से। तो ये याद रखना है, हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे क्या हो गया? ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड हो गया। तो निकोबार आइलैंड ने सुमात्रा आइलैंड कौन से डिग्री चैनल से सेपरेटेड है? 6 डिग्री चैनल से। तो ये हम यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? विद रेफरेंस टू सोम्पेन ट्राइब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोम्पेन ट्राइब्स अभी ग्रेट निकोबार आइलैंड का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहां पे सोम्पेन ट्राइब्स को कुछ थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से ये भी न्यूज में है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? द सोम्पेन आर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि सोम्पेन ट्राइब पीवीटीजी ग्रुप है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? दे प्राइमरीली इनहेबिट द इंटीरियर फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार फॉरेस्ट में के रहती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दे आर ट्रेडिशनली नोमैडिक हंटर गैदर्स विद लिमिटेड कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड। ये नोमैडिक हंटर गैदर है एंड आउटसाइडर से बहुत कम कॉन्टेक्ट में। तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देयर लैंग्वेज बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। तो क्या ये जो ट्राइब है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है? तो ये ट्राइब ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। इनकी जो लैंग्वेज है वो डिस्टिंक्ट है एंड अनक्लासिफाइड है, और इनकी जो लैंग्वेज है निकोबारीज लैंग्वेज से बिलोंग करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव are correct? A. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू giant leatherback turtle consider the following statement. It is the largest living species of turtle in the world. तो क्या ये लार्जेस्ट लिविंग स्पीसीज है टर्टल की वर्ल्ड में? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जायंट लेदरबैक टर्टल की एक लार्जेस्ट स्पीसीज है टर्टल की वर्ल्ड में। अनलाइक अदर सी टर्टल्स इट्स शेल इज लेदरी एंड लेग्स हार्ड स्क्यूट्स। तो जैसे बाकी के सभी टर्टल्स के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, तो क्या जायंट लेदरबैक टर्टल के ऊपर भी हार्ड कवरिंग होती है? नहीं, इसके ऊपर हार्ड कवरिंग नहीं होती है। इसके ऊपर एक लेदरी कवरिंग होती है और स्क्यूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इन इंडिया एन इम्पोर्टेंट नेस्टिंग साइट ऑफ स्पीसीज इज ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये भी राइट हो जाएगा। ये निकोबार आइलैंड के न्यूज में रहने की वजह से ये स्पीसीज न्यूज में है। तो ये राइट हो गया। इट इज लिस्टेड एज critically endangered species in the IUCN Red List.
ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जायंट लेदरबैक टर्टल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है, ये कैसी स्पीसीज है, वल्नरेबल। ये IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब आर करेक्ट, तो कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए, 1, 2 एंड 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इसकी यहाँ पे स्क्यूट्स नहीं है, हार्ड स्क्यूट्स नहीं है, और एक लेदर टाइप की कवरिंग है। ये यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। नाउ with reference to IGLA-S air defense system, consider the following statement. IGLA-S is a man-portable, shoulder-fired surface to air missile system। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये मैन पोर्टेबल है, मतलब इसको इंसान अपने, मतलब आर्मी के लोग अपने कंधे पर रख करके चलाते हैं। शोल्डर फायर्ड है, शोल्डर से फायर की जाती है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इट इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड ड्रोन्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद इंडिया हैज इंडिजीनियसली डेवलप्ड द IGLA-S सिस्टम अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। IGLA-S को इंडिया ने इंडिजीनियसली डेवलप नहीं किया, बल्कि ये किसने दिया इंडिया को, रशिया ने। ये रशियन ओरिजिन का मिसाइल है। इंडिया ने जो मिसाइल डेवलप किया वो कौन सा है, वेरी शॉर्ट रेंज, एक सेकेंड इधर लिख देती हूं मैं, वेरी शॉर्ट SHOR एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अभी इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगी। द सिस्टम यूजेस इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस टू ट्रैक इट्स टारगेट। ये भी राइट हो जाएगा। ये अपने टारगेट को कैसे ट्रैक करता है, उसकी हीट से, जो इंफ्रारेड हीट उसकी पीछे रह जाती है, तो उस हीट की हेल्प से ये अपने सिस्टम को टारगेट करता है। तो इसमें हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो गए, 1, 2 एंड 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्टेटमेंट नंबर 1। ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये कोई आर्मी अफसर हैं जो कि अपने कंधे पर रख करके IGLA-S मिसाइल को चला रहे हैं। ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। ये देख सकते हैं हम, ये क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल है। नाउ with reference to World Health Organization, consider the following statement. WHO is a specialized agency of United Nations concerned with international public health. तो WHO क्या है, एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1948 में। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा राइट हो गया, सेकंड भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्योंकि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्टैब्लिश है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो क्या है वो इसकी एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। ये क्या है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है इसकी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन लेता है। WHO रिलीजेस द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स एंड ग्लोबल TB रिपोर्ट। तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगा। WHO और भी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जैसे कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट्स को WHO पब्लिश करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या करता है? फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट को पब्लिश करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यूनिसेफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनिसेफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946 टू प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? राइट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, वर्ल्ड वॉर 2 में जो चिल्ड्रंस अफेक्ट हुए थे उनके लिए एक इमरजेंसी फंड बनाया गया था जिसको यूनिसेफ का नाम दिया गया था। सेकंड क्या है? यूनिसेफ इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक फंड है। क्या है? एक फंड, एक प्रोग्राम है, एक फंड है, यूएन फंड। जैसे यूएनडीपी है, यूएनएफपी है, यूएनएचसीआर है, तो उसी के तरीके से ये एक फंड है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। यूनिसेफ वर्क इन एरिया एज चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये राइट हो जाएगा। इन सभी एरियाज में यूनिसेफ काम करता है। यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए। ये भी राइट हो जाएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिसेफ को 1946 में क्रिएट किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूएन की। ये एक यूएन फंड है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्रिएट किया है यूएनडीपी, यूएनएफपी एंड यूएनएचसीआर के तरीके से। ये वर्क करता है चाइल्ड सर्वाइवल, डेवलपमेंट, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वॉश, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इन सभी एरियाज में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। नाउ विद रेफरेंस टू गावी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, Gavi is a public-private partnership aimed at improving access to vaccine in low-income countries. तो पहले तो हम देखेंगे गावी। गावी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो लो इनकम कंट्रीज में वैक्सीन को एक्सेस कराती है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट, WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और भी अदर्स इंक्लूडेड है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2000। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट। ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गावी को लॉन्च किया गया था 2000 में इम्यूनाइजेशन कवरेज को एक्सपेंड करने के लिए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ गावी इज लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये भी करेक्ट हो जाएगा। गावी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। गावी फंक्शन एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। गावी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये रॉन्ग हो गया। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएंगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं। गावी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, सिविल सोसाइटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये सब इसमें इंक्लूड है। 2000 में गावी को लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। नाउ with reference to Bhakra Nagal Dam, consider the following statement. It is built across the Satluj River as a tributary of Indus। ये राइट हो जाएगा। भाखरा नागल डैम कौन सी रिवर पर
है सतलज रिवर पर। तो ये करेक्ट हो गया। द भाखड़ा डैम इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश वाइल द नागल डैम इज इन पंजाब। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नागल डैम भी हमारा एचपी में प्रेजेंट है। नागल एक विलेज है पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, जहां पर नागल डैम बना हुआ है। द रिजर्वायर क्रिएटेड बाय द भाखड़ा डैम इज नोन एज गोविंद सागर। ये करेक्ट हो जाएगा। इट इज जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हम इसमें देख सकते हैं, ये जो है ये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर हो गया। ये यहाँ पे भाखड़ा डैम है, ये नागल डैम है और ये इधर गोविंद सागर लेक बन गई है। ये यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये इसमें हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नाउ विद रेफरेंस टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी पर क्वेश्चन है हमारा। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स इन इंडिया। ये करेक्ट हो जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इकोनॉमिक लॉज है हमारे उन्हें एनफोर्स करता है और फाइनेंशियल क्राइम से के अगेंस्ट में लड़ता है। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये रॉन्ग हो जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख करके ऑप्शन को राइट कर देते हैं, लेकिन जो ईडी है वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करता है। The ED primarily enforces the Prevention of Money Laundering Act 2002 and Foreign Exchange Management Act 1919। तो इन दोनों लॉज को ईडी एनफोर्स करता है। राइट, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। द ईडी हैज द पावर टू अटैच प्रॉपर्टीज ऑफ एक्यूज्ड पर्सन इन्वॉल्विंग इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं ईडी उनकी प्रॉपर्टी को ले सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा 1, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नाउ विद रेफरेंस टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी मई मंथ में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। द 2025 7th एडिशन वाज होस्टेड इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था। होस्ट कहाँ किए गए हैं? बिहार में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। मोर देन 10,000 एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेटेड। ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगा। नाउ e-sports was included as an official medal sport इन द गेम्स। तो ई स्पोर्ट होता क्या है? ई स्पोर्ट कॉम्पिटेटिव वीडियो गेमिंग होती है, जैसे फायर फ्री, पबजी, ये सारे ई स्पोर्ट्स होते हैं, और ये ऑफिशियल मेडल स्पोर्ट्स की तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया है, बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तरीके से इंक्लूड किया गया है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। द गेम्स एम्स टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर यंग स्पोर्टिंग टैलेंट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बिहार में होस्ट किया गया है, 10,000 एटलीस्ट ने लगभग पार्टिसिपेट किया है। ई स्पोर्ट्स को ओनली एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इंक्लूड किया है, न के ऑफिशियल मेडल स्पोर्ट के तरीके से। ये इसका एम क्या है? यूथ के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको बढ़ावा देना। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये गज सिम्मा का लोगो बनाया गया था इस बार के
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो यहाँ पे ये क्या है, लॉयन का है और ये एलिफेंट है, दोनों को इंक्लूड करके गढ़सिम्मा का लोग बनाया गया था। तो इसे भी हमें याद रखना, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नाउ with reference to Khelo India Youth Games, consider the following statement. Khelo India Youth Games is a national level multi-sport event for school and colleges. तो ये statement correct हो जाएगा। The initiative was launched by Ministry of Youth Affairs in 2018. Ministry of Youth Affairs ने इसे launch किया था 2018 में। Yes. The sport aim to identify and nurture youth sporting talent for national and international competition. ये भी correct हो जाएगा, national and international competitions के लिए youth को बढ़ावा देता है। The winners to खेलो इंडिया यूथ गेम्स आर ऑटोमेटिकली selected for Olympics. ये wrong हो जाएगा क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थ्रू ओलंपिक्स का सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि उसके लिए फर्दर और ट्रायल्स किए जाते हैं, अलग उसके लिए अलग नेशनल स्टैंडर्ड्स है। तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A1, 2 एंड 3। ये यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नाउ विद रेफरेंस टू पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम का मतलब क्या हुआ, कुसुम मतलब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्कीम है। पीएम कुसुम एम्स टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यस। द स्कीम प्रोवाइड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स। ये भी सही हो जाएगा। जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं उनको किससे कनेक्ट किया जाएगा, सोलर पंप से, सोलर एनर्जी से उनको चलाया जाएगा और यही एग्रीकल्चर में इसको प्रमोट किया जाएगा। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको प्रमोट कर रहा है। द स्कीम टारगेट्स ओनली अर्बन हाउस होल्ड्स। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये अर्बन हाउस होल्ड्स को टारगेट नहीं करता बल्कि रूरल हाउस होल्ड्स को टारगेट करता है फॉर सोलर पावर अडॉप्शन। तो ये रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर A1, 2 एंड 3। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। नाउ मिथ्रीडेटिज्म। मिथ्रीडेटिज्म क्या होता है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट ग्रीक मेडिसिन। नहीं। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन टू बिल्ड इम्यूनिटी। यस। तो मिथ्रीडेटिज्म क्या होता है, छोटे छोटे डोजेस लेना पॉइजन के अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। जैसे कि पुराने जमाने में कुछ लोग अपने आप को सांप से कटवाते थे और कुछ लोग छोटे थोड़ा थोड़ा पॉइजन लेते थे जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, और अगर उनकी बॉडी में गलती से कोई बड़ा पॉइजन चला जाए तो उनकी बॉडी उसके अगेंस्ट में वर्क कर सके। द मेथड ऑफ डिटॉक्सिफाइंग वाटर। नो। द टेक्निक ऑफ प्रिवेंटिंग हर्ब्स इन आयुर्वेदा। नो। ये हम यहाँ देख सकते हैं कि मिथ्रीडेटिज्म का नाम किसके ऊपर पड़ा था, किंग मिथ्रीडेट्स 6 पॉन्टस के राजा थे जो छोटे छोटे अमाउंट में पॉइजन के डोजेस लेते थे, तो उन्हीं के नाम के ऊपर ये वर्ड बना था। नाउ हम देखते हैं आर्कटिक काउंसिल। द आर्कटिक काउंसिल इज अ हाईएस्ट लेवल इंटरनेशनल फोरम एस्टैब्लिश्ड इन 1996। आर्कटिक काउंसिल का फॉर्मेशन 1996 में हुआ था। यस। Its primary focus is sustainable development, environmental protection, and scientific research in Arctic region. Yes, Arctic Council के 8 members है, ये भी हम मैप में भी देखेंगे। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन एंड यूएसए। ये इसके 8 परमानेंट मेंबर्स हैं। यस। द इंडिजिनियस कम्युनिटी ऑफ द आर्कटिक रीजन आर इंक्लूडेड एज अ परमानेंट पार्टिसिपेंट। ये भी राइट हो जाएगा। जो भी इसकी इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं वो परमानेंट पार्टिसिपेंट है। ऑब्जर्वर स्टेटस कैन बी ग्रांटेड टू नॉन आर्कटिक स्टेट्स एंड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी राइट हो जाएगा। जैसे इंडिया एक आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर स्टेटस है और नॉन आर्कटिक कंट्री है, तो ये राइट हो जाएगा। द आर्कटिक काउंसिल डील्स विद मिलिट्री एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन अमंग द स्टेट्स। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आर्कटिक काउंसिल मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से नहीं डील करता है। ये एक नॉन मिलिट्री फोरम है। नॉन मिलिट्री फोरम इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ये आर्कटिक रीजन का किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए इससे डील करता है। तो 1, 2, 3, 4
एंड 5, ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हाँ, ये इस डायग्राम में देखो आप लोग, ये वाला जो रीजन है, ये क्या है हमारा आर्कटिक रीजन। ये इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल है। इसके अंडर कौन से कंट्रीज है? यूएसए, रशिया, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ये नॉर्वे का छोटा सा पार्ट है, ये इधर आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये टोटल 8 कंट्रीज इसके पार्ट हो गए। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पेंगुलिन। इंडियन पेंगुलिन के बारे में देखेंगे अब हम। It is primarily nocturnal and feeds on ant and termites। तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। नॉक्ट्रल स्पीसीज है, रात को जागता है और आंट और टर्माइट्स को खाता है। इट्स बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड केराटिन स्केल्स विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर। ये भी करेक्ट है। इसके ऊपर एक हार्ड केराटिन स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टर्टल के ऊपर नहीं होता है हार्ड कवरिंग, इसी तरीके से इसके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट एंड प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये एंडेंजर्ड IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के तरीके से लिस्टेड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी प्रोटेक्टेड है। मेजर थ्रेट इंक्लूड हैबिटेट लॉस, हंटिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग। ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मेजर थ्रेट क्या है? इसके हैबिटेट लॉस, हंटिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये केराटिन के हार्ड कवरिंग है। ये नाउ Depot Darpan portal, which is used for real time monitoring of food grains। तो यहीं से हम देख सकते हैं फूड ग्रेन्स वेयर हाउसेस से रिलेटेड ये पोर्ट है। इसको कौन मैनेज करेगा? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। नो। कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। यस। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नो। एंड नीति आयोग। नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डिपोट पोर्टल है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड स्टोरेज डिपोट्स के को हाईएस्ट क्वालिटी से मैच कराना, उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस को मैनेज करना रियल टाइम बेसिस पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस किससे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्को रिवर के कॉम्बिनेशन से ये वर्ड निकला है। इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हमारी 2 टाइप की मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो क्रूज मिसाइल कौन सी मिसाइल होती है? जो कि इस तरीके से स्ट्रेट जाती हैं, फिर इधर टर्न लेती हैं और फिर अपने टारगेट को ऐसे हिट कर देती हैं। तो ये क्रूज मिसाइल होती है। और बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है? जो कर्व पाथ में जा करके अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। इट हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसको जॉइंटली किसने डेवलप किया है? इंडिया ने और रशिया ने। इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड, सी, एयर, सबमरीन प्लेटफॉर्म्स। तो ये भी राइट हो जाएगा। इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, लैंड, सी, एयर से। इट इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल नहीं है, ये कन्वेंशन मिसाइल है, कन्वेंशनल। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग।
नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम। S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम के बारे में अब हम देखेंगे। इट इज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। यस, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। इट कैन एंगेज एयरक्राफ्ट, यूएवी एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। यस, तो ये टारगेट कर सकता है एयरक्राफ्ट को, यूएवी को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को। तो ये भी राइट हो जाएगा। इट हैज प्रोक्योर्ड द इंडिया हैज प्रोक्योर्ड द S-400 सिस्टम फ्रॉम रशिया। यस, इंडिया ने प्रोक्योर किया है इसको रशिया से। इट हैज अ रेंज ऑफ अप टू 400 किलोमीटर। यस, तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काटसा। काटसा के बारे में देखेंगे हम। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका मतलब क्या था? ये एक्ट अमेरिका के पार्लियामेंट में बनाया गया था अमेरिका के जो दुश्मन थे उनको काउंटर करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? इट इज अ यूएस लॉ दैट इम्पोजेस सैंक्शन ऑन कंट्रीज बाइंग मेजर वेपन्स फ्रॉम रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। ये तीनों कंट्रीज है जो यूएसए के एडवर्सरीज है। तो इन तीनों से अगर कोई वेपन्स को खरीदेगा तो उसके ऊपर यूएस सैंक्शंस लगाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इंडिया इज सब्जेक्ट टू मैंडेटरी सैंक्शन अंडर काटसा फॉर इट्स S-400 डील विद रशिया। ये रॉन्ग हो जाएगा। इंडिया ने जो डील की थी S-400 के लिए रशिया से, उसके लिए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे? नहीं, क्योंकि इंडिया को कुछ वेवर दिया गया था, क्योंकि इंडिया के लिए S-400 का होना बहुत जरूरी था चाइना की वजह से, और यूएस चाइना के अगेंस्ट भी इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। काटसा एम्स टू डेटर मिलिट्री ट्रांजैक्शन विद एडवर्सरीज ऑफ द यूएसए। ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसमें 1 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 and 3। ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया वॉज डेवलप्ड विद कोलाबोरेशन ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो कौन सा पावर प्लांट डेवलप किया गया है इंडिया में, इंडिया और रशिया के कोलाबोरेशन से? कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लोकेटेड है, जिसको रशिया की हेल्प से डेवलप किया गया। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये महाराष्ट्र में है। ककरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये गुजरात में है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये यूपी में है। और ये तीनों के तीनों डोमेस्टिकली इंडिया ने डेवलप किए। रशिया की हेल्प से कौन सा डेवलप किया? कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सखालिन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सखालिन सखालिन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट कहां पर लोकेटेड है? इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान, ईरान। तो सखालिन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट कहां पर है? सखालिन आइलैंड पर, रशिया में। ये देख सकते हैं हम इसमें। सखालिन आइलैंड कहाँ है? ये किसका पार्ट है? रशिया का पार्ट है। तो यहीं पर क्या है? सखालिन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शिमला एग्रीमेंट। इट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। ये करेक्ट हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के बाद इसको साइन किया गया था। इट वॉज साइंड आफ्टर द 1971 इंडो पाक वॉर। ये भी करेक्ट हो जाएगा। The agreement emphasized peaceful settlement of dispute and respect of line of control in Jammu and Kashmir। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। It allow UN forces to remain on the India-Pakistan border।
इंडेफिनिटली, ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे यूएन की फोर्सेस को इंडेफिनिटली तैनात करने के लिए हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके इंडेफिनिटली तैनात करने के लिए नहीं, बल्कि यूएन फोर्सेस को इसके बाद हटा दिया गया था बॉर्डर से। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 1, 2 एंड 3। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में अब हम देखेंगे। तो NAM was founded in 1961 at Belgrade, यूगोस्लाविया। ये करेक्ट हो जाएगा, यूगोस्लाविया में इसको फाउंड किया गया था। द फाउंडिंग लीडर्स इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोंज टीटो यूगोस्लाविया से, एंड गमाल अब्देल नासिर इजिप्ट से। तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके टोटल 5 फाउंडिंग लीडर्स थे। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोंज टीटो, इजिप्ट से गमाल अब्देल नासिर, एंड घाना से क्वामे क्रुमा, एक घाना से थे, घाना एंड इंडोनेशिया। ये टोटल 5 कंट्रीज ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। The objective of NAM included peaceful coexistence, respect for sovereignty, non-alignment with superpowers, and opposition to colonialism and racism. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। India was founding member and a key promoter of NAM. Yes, NAM only focuses on military neutrality and does not address economic and developmental issues. ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि NAM इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इश्यूज पर भी को भी एड्रेस करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ये हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके फाउंडिंग मेंबर जवाहरलाल नेहरू इंडिया, जोसेफ ब्रोंज टीटो यूगोस्लाविया, गमल अब्देल नासिर इजिप्ट, क्वामे नक्रुमा घाना, एंड सुकर्णो इंडोनेशिया। With reference to Scalp missile, consider the following statement. पहलगाम टेरर अटैक के बाद जब इंडिया ने स्ट्राइक किया तो उसमें 3 मिसाइल्स को यूज किया गया है, स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल एंड कामिकाजे ड्रोन्स। तो इसीलिए ये न्यूज में था। तो अभी हम क्या देखेंगे स्कैल्प मिसाइल को। स्कैल्प मिसाइल इज अ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। यस, तो ये राइट हो जाएगा। इट इज डिजाइंड फॉर डीप स्ट्राइक मिशन अगेंस्ट हार्डन्ड टारगेट। यस, ये डीप स्ट्राइक मिशन को टारगेट के लिए डिजाइन किया गया। इन द इंडियन एयरफोर्स स्कैल्प इज इंटीग्रेटेड विद राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। यस, ये भी राइट हो जाएगा। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया। स्कैल्प इज अ सुपरसोनिक मिसाइल कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरेड। तो ये सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है बल्कि क्या है, एक सबसोनिक मिसाइल है और न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। 4th स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3 ओनली। यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन। With reference to hammer missile, consider the following statement. Hammer stand for highly agile modular munition extended range. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा हमारा क्योंकि हैमर की फुल फॉर्म क्या है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा। इट इज फ्रेंच मेड एयर लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड स्टैंड ऑफ वेपन डेवलप्ड बाय सैफरन। तो ये फ्रांस के द्वारा डेवलप की गई मिसाइल है, ये भी राइट हो जाएगा। हैमर कैन बी यूज्ड इन ऑल वेदर एंड डे नाइट कंडीशन। 3rd स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हैमर मिसाइल को किसी भी वेदर कंडीशन में दिन में या रात में यूज किया जा सकता है। 4th स्टेटमेंट, इन द इंडियन एयरफोर्स हैमर इज इंटीग्रेटेड विद राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंडिया में हैमर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेटेड है। ये स्टेटमेंट नंबर 5 होगा, 4 नहीं। हैमर इज अ हाइपरसोनिक डिजाइन न्यूक्लियर स्ट्राइक मिसाइल। नो, तो हैमर एक मॉड्यूलर मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और ना ही ये न्यूक्लियर स्ट्राइक मिसाइल है। तो ये 5th स्टेटमेंट हमारा गलत रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।
नाउ कामिकाजे ड्रोन्स। कामिकाजे ड्रोन्स आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कामिकाजे ड्रोन्स क्या होता है? कामिकाजे ड्रोन्स होते हैं जो कि हवा में घूमते रहते हैं और ये अपने टारगेट के पास जाकर के क्रैश हो जाते हैं और इसी तरीके से ये अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन दैट डिस्ट्रॉय टारगेट बाय क्रैशिंग इनटू देम, ये करेक्ट होगा सी ऑप्शन। इसी के साथ थैंक यू। तो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसे स्कैन करें, तो इससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर इस लिंक पे क्लिक करें तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक यू। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आगे के सेशन से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।